हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 13/2021 जो कि 30 जून 2021 को इशू किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने, जहां पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो हैं वो हमें दी हैं सर्कुलर के द्वारा। सर्कुलर बात करता है सेक्शन 194 क्यू की। हाँ जी, इट इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड, वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाँ जी, फिनेंस एक्ट 2021 में, बजट 2021 में ये सेक्शन जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे इस सेक्शन में कुछ इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस की आवश्यकता हमें थी, जिसको बहुत अच्छे लेवल तक जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सर्कुलर के माध्यम से जो है क्लैरिफिकेशंस हमें दिए। और क्लैरिफिकेशंस जो हैं, हमारे जो कुछ कन्फ्यूजन्स थे कि टीडीएस इस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे लगेगा या नहीं लगेगा, 10 करोड़ का टर्नओवर कैसे लेंगे, 50 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है टीडीएस डिडक्ट करने की वो कैसे कैलकुलेट होगी, नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा अगर नॉन रेजिडेंट बायर है तो, अगर बायर या फिर जो सेलर है गुड्स का वो एक एग्जाम कैटेगरी में आता है तो टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इस सर्कुलर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई की हैं। तो आइए देखते हैं सर्कुलर के बारे में, सर्कुलर में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं सर्कुलर नंबर 13/2021 पे डिस्कशन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 194 क्यू जो है वो अफेक्टिव हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। मतलब 1 जुलाई 2021 से पहली बार ये सेक्शन अफेक्टिव हुआ है। मतलब सेक्शन 194 क्यू में जो टीडीएस डिडक्ट करने की एप्लीकेबिलिटी है वो अफेक्टिव होती है 1 जुलाई 2021 से। अभी सबसे पहला क्लैरिफिकेशन जो है वो दिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कि ट्रांजैक्शन जो एक्सचेंजेस के थ्रू होती हैं, जैसे कमोडिटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ और चीज़ें भी एक्सचेंजेस के थ्रू जो है वो बेची और ख़रीदी जाती हैं, तो ये इस तरीके की कमोडिटी ट्रांजैक्शंस जो है, क्या इन पर सेक्शन 194 क्यों अप्लाई होगा? क्यों? क्योंकि एक्सचेंजेस की ट्रांजैक्शन में एक बड़ा चैलेंज हमें ये आता है कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में ना तो बायर सेलर को जानता है और ना सेलर बायर को जानता है। इन दोनों की आइडेंटिटी जो है वो पता नहीं होती एक दूसरे को, पर ये एक कॉमन एक्सचेंज पे, एक प्लेटफॉर्म पे आके जो है वो ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे बायर को आइडेंटिफाई करना, सेलर को आइडेंटिफाई करना एक दूसरे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो भाई बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि साहब अगर मैं MCX या NCDX जैसे प्लेटफॉर्म से कमोडिटी खरीदता हूँ तो क्या सेक्शन 194 क्यू का TDS एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। इसको क्लैरिफाई किया गया है सर्कुलर में। क्लैरिफिकेशन ये दिया गया दैट सेक्शन 194 क्यू इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज विच आर ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी, कोई भी कमोडिटी या फिर कोई भी सिक्योरिटी किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से या फिर कमोडिटी एक्सचेंज से या फिर किसी भी एक्सचेंज से, हाँ जी, स्टॉक एक्सचेंज के अलावा कोई कमोडिटी एक्सचेंज भी यहाँ पे हो सकता है। इस एक्सचेंज के द्वारा अगर कोई भी कमोडिटी या सिक्योरिटी आपने ट्रेड करी है तो सेक्शन 194 क्यू में टीडीएस कंप्लाई करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सेक्शन 194 क्यू इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांजैक्शंस इन इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो भी आपको सेक्शन 194 क्यू का जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं करना है। अगर आपने कोई रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स या फिर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ट्रेड किए हैं, किसके थ्रू? पावर एक्सचेंजेस के थ्रू जो ये सर्टिफिकेट्स ट्रेड होते हैं, तो वहाँ पर भी सेक्शन 194 क्यू की कंप्लायंस करना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। वहाँ पे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 क्यू जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगला क्लैरिफिकेशन दिया है कि साहब जो थ्रेशोल्ड है 50 लाख का वो कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, मतलब वो फाइनेंशियल ईयर जो भी चल रहा है, क्योंकि सेक्शन जो है वो मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से, समवेयर इन द मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होता है, दैट इज 1 जुलाई 2021। तो जो 50 लाख का थ्रेशोल्ड है वो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। और टीडीएस जो है वो पुरानी वाली ट्रांजैक्शन, जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन जो है वो 1 जुलाई से पहले हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मई को मैंने किसी से गुड्स खरीद लिए 60 लाख रुपीज़ के, बट मैंने पेमेंट 1 जुलाई के बाद किया, तो क्या सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ये सारे केसेस यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सर्कुलर के माध्यम से जो है वो सेटल कर दिए हैं।
इफ ईदर ऑफ द टू इवेंट्स, कौन कौन से दो इवेंट, टीडीएस में इंपॉर्टेंटली दो इवेंट्स होते हैं, एक तो इवेंट ऑफ क्रेडिट, मतलब जब आपने उसको बुक किया अपनी बुक्स में, और द इवेंट ऑफ पेमेंट, जब आपने उसका पेमेंट किया। इन दोनों में से कोई भी इवेंट हैपेंड बिफोर 1 जुलाई 2021, हाँ जी, इन दोनों में से अगर कोई भी इवेंट 1 जुलाई 2021 से पहले हो जाते हैं तो दिस ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q। या तो क्रेडिट या फिर पेमेंट अगर 1 जुलाई 2021 से पहले हो जाते हैं तो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दैट ट्रांजैक्शन। अदरवाइज कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट और पेमेंट 1 जुलाई 2021 के बाद हैं दोनों चीज़ें, तो ही 194Q में टीडीएस कंप्लाई करना है, अदरवाइज 194Q में टीडीएस कंप्लाई नहीं होगा। थ्रेशोल्ड ऑफ ₹50 लाख शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। हाँ जी, 50 लाख का थ्रेशोल्ड कंप्यूट करने के लिए आपको जो सेल देखनी है, आपको जो आपने जो उसने जो सेल की और आपने परचेज की, क्योंकि आप डिडक्टर हैं यहाँ पे, परचेजर के ऊपर जो है डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है। अगर आपको 50 लाख की परचेज जो है वो चेक करनी है तो आप 1 जुलाई से काउंट नहीं करेंगे। 50 लाख की परचेज को चेक करने के लिए आपको परचेज काउंट करनी पड़ेगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। लेट से 30 जून 2021 तक आपने किसी से 60 लाख रुपीस तक की परचेज कर ली फ्रॉम वन पार्टी, तो आपको 1 जुलाई से जो है वो TDS 0.1% जो है वो डिडक्ट करना शुरू कर देना है। मतलब जो 50 लाख का जो मीटर आपका चलेगा वो चालू हो चुका है 1 अप्रैल से, ना कि 1 जुलाई से। एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी, हाँ जी, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो मुद्दा था कि साहब जीएसटी को इंक्लूड करें या ना करें टीडीएस डिडक्ट करते वक्त। यहाँ पे सर्कुलर में कुछ सेक्शन 2061H जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की भी बात करता है, उस पर भी जो है सीबीडीटी ने कुछ बोला है। देखते हैं क्या है। वाइड सर्कुलर नंबर 17 of 2020 dated 29 September, it was clarified that no adjustment on account of GST is required to be made for TCS under section 2061H। मतलब कि अगर आपके ऊपर सेक्शन 2061H लग रहा है और आपको इसको कंप्लाई करना है तो सवाल ये आता है कि मान लीजिए 100 रुपये की ट्रांजैक्शन है और उस पर 18 रुपये का जीएसटी लगना है, तो टीसीएस के लिए साहब जो आप अमाउंट लेंगे, जिस अमाउंट पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, वो 100 रुपये लेंगे या 118 रुपये लेंगे। तो सर्कुलर नंबर 17 हमें ये बताता है कि आपको अमाउंट लेना है 118। आपको उसमें जीएसटी का एडजस्टमेंट जो है वो नहीं करना है, तो 118 रुपये पे आपको टीसीएस कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि टीसीएस का जो सेक्शन है सेक्शन 2061H वो बात करता है सेल वैल्यू के बारे में, एंड सेल वैल्यू इज सम टोटल ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी अमाउंट। एक और सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 23 2017 का, जो कि इशू किया गया था 19 जुलाई 2017 में। वो हमें ये क्लैरिफाई करता है कि जब भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो उस अमाउंट में आपको जीएसटी इंक्लूड नहीं करना है। मतलब कि 100 रुपये की ट्रांजैक्शन 18 रुपये का जीएसटी, तो टीडीएस 100 रुपये पे डिडक्ट होगा, टीडीएस 118 रुपये पे डिडक्ट नहीं होगा। यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस दोनों अलग अलग बात करते हैं। टीडीएस के लिए आपको जीएसटी इंक्लूड नहीं करना है, ये कहता है हमें सर्कुलर नंबर 23/2017। सर्कुलर ये कहता है कि दोनों पार्टीज में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ऐसा एग्रीमेंट है कि आप जीएसटी का अमाउंट जो है वो अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में या फिर इनवॉइस में या फिर डॉक्यूमेंट्स में जीएसटी का अमाउंट जो है वो इजीली अलग से आइडेंटिफाइबल है। तो जो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है वो आपको टैक्सेबल वैल्यू पर डिडक्ट करना है, जीएसटी का अमाउंट इग्नोर करते हुए। तो ये एक बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन हमारे पास आ गया। अगर सवाल ये आता है कि साहब मैंने किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया, अगर मैंने कुछ ऑर्डर प्लेस किया और मैंने किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल लेट से ऑफ एनी एक्स अमाउंट, फॉर से लेट से 60,000 रुपीज़, कोई भी एग्रीमेंट था, मैंने उसके तहत एडवांस पेमेंट कर दिया, तो अब यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट होगा उसके लिए मैं इस एडवांस पेमेंट में से जीएसटी एडजस्ट करूँ या इस पूरे एडवांस पेमेंट पे एज अ होल ही टीडीएस काट लूँ। यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन हमें मिला है। यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट होना है वो पूरे के पूरे अमाउंट पे जो है वो टीडीएस डिडक्ट होना है। यहाँ पे जो जीएसटी का एडजस्टमेंट है वो आपको नहीं करना है, ये भी क्लैरिफाई किया गया है सर्कुलर में। इफ टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस, बिकॉज पेमेंट पहले हुआ है क्रेडिट से, तो पेमेंट बेसिस पे आपको टैक्स डिडक्ट करना होगा। would be deducted on the whole amount. It has to be deducted on the whole amount, as it is not possible to identify that payment with GST component of the amount to be invoiced in future.
तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं है कि जो आपका जीएसटी इनवॉइस क्रिएट होगा उसमें जो डिडक्टिबल अमाउंट है वो कितना होगा, तो आपने अगर पेमेंट किया है तो पूरे के पूरे अमाउंट पे ही आपको टीडीएस डिडक्ट कर देना है। हाँ जी, अब अगला क्लैरिफिकेशन हमें मिला परचेज रिटर्न्स के बारे में कि परचेज रिटर्न्स को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं उस पर क्या क्लैरिफिकेशन आया है। बिफोर परचेज रिटर्न हैपन्स, जब भी परचेज रिटर्न होता है उसके पहले उस पर टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 194Q, राइट, उसी परचेज पे। और उसके बाद जो गुड्स हैं वो रिटर्न हो जाते हैं और आप उनको जो पेमेंट है वो भी आपके पास वापस आ जाता है। तो ये जो टैक्स आपने डिडक्ट किया, इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेज अगेंस्ट द सेम सेलर, ये एडजस्ट की जा सकती है। अगर मान लीजिए ये पॉइंट क्लैरिफाई नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, कोई परचेज की और आपने वो परचेज वापस लौटा दी और आपके पास पैसे भी वापस आ गए, उसके बाद फ्यूचर में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप उससे वापस से डील करेंगे, आपने टीडीएस डिडक्ट करके टीडीएस भी जमा करा दिया है, तो क्या होगा यहाँ पे एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि आप अपनी टीडीएस रिटर्न जो है उसको रेक्टिफाई कर लें। दिस इज द ऑप्शन अवेलेबल। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट परचेज करता है तो क्या सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। इस पर भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने क्लैरिफिकेशन हमें दिया है सर्कुलर में। देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशन है। इट इज क्लैरिफाइड दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q शैल नॉट अप्लाई। हाँ जी, सेक्शन 194Q के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे टू अ नॉन रेजिडेंट whose purchase of goods from a seller resident in India is not effectively connected with the permanent establishment of such non-resident in India। हाँ जी, क्या कहता है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन ये कहता है कि साहब कोई नॉन रेजिडेंट है जो किसी रेजिडेंट सेलर से परचेज करता है तो सेक्शन 194Q के जो प्रावधान है टीडीएस काटने के वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो उन्होंने रख दी है कि जो नॉन रेजिडेंट है उसका जो पीई है इंडिया में, उसका जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया में, तो उससे उसका कहीं भी कोई अफेक्टिव कनेक्शन नहीं होना चाहिए। किसका? सेलर का, जिससे नॉन रेजिडेंट परचेज कर रहा है गुड्स। तो सेक्शन 194Q के जो प्रावधान है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स डिडक्टिबल व्हेन सेलर्स इनकम इज एग्जेम्प्ट। हाँ जी, क्या है इस ये क्लैरिफिकेशन, जहाँ पे जो सेलर है उसकी इनकम अगर एग्जेम्प्ट है तो क्या आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 194Q। इस पे भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने क्लैरिफिकेशन दिया है। इट इज क्लैरिफाइड दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q एंड 2061H दोनों पे एक साथ क्लैरिफिकेशन, 194Q पे भी और 2061H पे भी, shall not apply on purchase of goods from a person being a seller who as a person is exempt from income tax under section 10 or any other act like Reserve Bank of India Act or Asian Development Bank Act। क्या कहता है ये क्लैरिफिकेशन। मान लीजिए कोई है मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ गुड्स जो हैं वो परचेज किए। अब जो मिस्टर बी हैं इनकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10। मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, इनकी इनकम सेक्शन 10 में जो है वो एग्जेम्प्ट होती है। तो जब ए ने बी से कुछ गुड्स परचेज किए तो सेक्शन 194Q का प्रावधान लगेगा या नहीं लगेगा। यहाँ पे सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि साहब अगर बी की पूरी इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस काटने की आवश्यकता 194Q में नहीं है। अगर जो सेलर है उसकी इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है तो यहाँ पे 2061H टीसीएस भी कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक कंडीशन यहाँ पे इन्होंने दे दी है दैट अबव क्लैरिफिकेशन वुड नॉट अप्लाई इफ ओनली पार्ट ऑफ द इनकम इज एग्जेम्प्ट। अगर इनकम का सिर्फ एक पार्ट एग्जेम्प्ट होता है तो ऊपर वाली क्लैरिफिकेशन अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब अगर पूरी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, सिर्फ पार्ट ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194Q। 194Q का टीडीएस डिडक्ट कब होगा? जब सिर्फ पार्ट इनकम एग्जेम्प्ट है। 194Q का टीडीएस डिडक्ट आपको नहीं करना है जब उसकी पूरी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। अगर पार्ट इनकम सिर्फ एग्जेम्प्ट है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना अनिवार्य है। Next is tax is to be deducted on advance payment. Yes, it is clarified that TDS under section 194Q is deductible at the time of credit or payment, whichever is earlier. This is the
I would say it is most common rule in all sections of the TDS that TDS deduction attracts at the time of payment of credit whichever is earlier. तो अगर पेमेंट पहले हो जाती है तो भी आपको TDS 194Q में जो है वो डिडक्ट करना है. TDS इज डिडक्टिबल ऑन एडवांस पेमेंट्स. हाँ जी, TDS जो है वो एडवांस पेमेंट्स पर भी डिडक्टिबल होगा. अब जो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, क्या उसमें सेक्शन 194Q अप्लाई होगा? ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है यहाँ पे. काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास भी आई कि सर नया बिजनेस चालू किया है, 2021-22 पहला फाइनेंशियल ईयर है, तो क्या सेक्शन 194Q अट्रैक्ट होगा, TDS डिडक्ट करना पड़ेगा? यहाँ पर भी CBDT ने क्लेरिफाई किया है कि नहीं, 194Q में TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 आपका पहला फाइनेंशियल ईयर है या फिर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आप इनकॉर्पोरेट हुए हैं, इट इज़ क्लेरिफाइड दैट प्रोविजन अंडर सेक्शन 194Q शैल नॉट अप्लाई इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इसके पीछे क्या लॉजिक दिया है CBDT ने? इसके पीछे लॉजिक दिया है कि जो हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर चेक करते हैं जिसकी लिमिट है 10 करोड़, ये जो है चेक करना पॉइंट यहाँ पे इस केस में जहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इनकॉर्पोरेट हुए हैं, ये पॉसिबल नहीं है. तो जब आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 पहला साल है इनकॉर्पोरेशन का, तो सेक्शन 194Q में TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर नहीं आती है. नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू चेक टर्नओवर ऑफ 10 करोड़. इस पे एक बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन CBDT ने दिया है कि जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ का रेवेन्यू है वो कंसिडर आपको नहीं करना है 10 करोड़ की लिमिट के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ FDs करा रखी हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट आता है, तो वो FD का इंटरेस्ट, अगर वो FD आपके बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, आपकी पर्सनल FDs हैं, तो आप वो FD का इंटरेस्ट जो है 10 करोड़ की लिमिट में इंक्लूड नहीं करेंगे. कोई सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो आप उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. आपको फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम आती है एंड दैट इज़ नॉट रिलेटिंग टू योर बिजनेस, तो वो रेंटल इनकम भी जो है वो 10 करोड़ के राइडर को चेक करने के लिए आपको उसमें इंक्लूड नहीं करनी है, वो उसका पार्ट फॉर्म नहीं करेगी. मतलब 10 करोड़ का जो पैरामीटर आपको चेक करना है सेक्शन 194Q की एप्लीकेबिलिटी के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ का रेवेन्यू या फिर ग्रॉस रिसीट जो है वो इंक्लूड आपको करनी है. हाँ जी, अब क्रॉस एप्लीकेबिलिटी की बात जो है ये सर्कुलर बताता है, जो कि एक बहुत 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 ज़्यादा कंफ्यूजिंग एरिया क्रिएट हो रहा था. एक सेक्शन दूसरे सेक्शन में एंट्री कर रहा था, पता नहीं चल रहा था कि कौन से सेक्शन में TDS काटे हैं. सेक्शन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि साहब 2-2, 3-3 सेक्शन एक साथ लग रहे हैं, तो क्या 2-2, 3-3 सेक्शंस में TDS हमें डिडक्ट करना पड़ेगा? यहाँ पर भी CBDT ने हमें क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर क्रॉस एप्लीकेबिलिटी है किस किस की सेक्शन 194 की 194 बात करता है TDS डिडक्टेबल बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर. 194Q के बारे में तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, और 2061H TCS कलेक्शन की बात करता है. तो आइए देखते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा सेक्शन अट्रैक्ट होंगे तो कौन सा सेक्शन में जाके हमें TDS डिडक्ट करना है. इफ टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A देन टैक्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q. अगर 194O में TDS डिडक्ट हो गया है तो 194Q में TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता आपको नहीं है. If transaction fall within the purview of section 194O as well as section 194Q, then tax is required to be deducted under section 194O. अगर कोई ट्रांजैक्शन 194O के प्रोविजंस में भी फॉल होती है और 194Q भी उस पर अट्रैक्ट होता है, तो आपको 194O में जाना है. क्यों जाना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? बिकॉज 194O is more specific section and 194Q is a generalized section. 194O जो है वो एक nature of transaction, जैसे ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन, ई-कॉमर्स ऑपरेटर की बात करता है. तो अगर 194O एप्लीकेबल है, बिकॉज इन अ लॉ वी हैव अ कॉमन रूल दैट स्पेसिफिक ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर जनरल प्रोविजंस. तो 194O और Q में जब कंफ्यूजन हो तो आप 194O में जाएंगे. इफ ट्रांजैक्शन फॉल विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 194O एंड 2061H देन 194O विल प्रिवेल, क्योंकि 194O अगेन आई एम रिपीटिंग इज अ स्पेसिफिक सेक्शन दैट टॉक्स अबाउट ई कॉमर्स ऑपरेटर. 206C1H एक TCS का प्रोविजन है जो जनरल प्रोविजंस की बात करता है. If the transaction fall within the purview of section 194Q as well as 206C1H, then tax is required to be deducted under section 194Q. अगर transaction 194Q और 206C1H दोनों में जाती हुई दिखती है तो आपको 194Q की कंप्लाइंस करनी है. 206C1H जो है आपको इग्नोर कर देना है. हाँ जी, तो ये था एक नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट सर्कुलर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर ब्रिंगिंग मोर क्लैरिटी ओवर सेक्शन 194Q.
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर कर दें ताकि उनको ये सर्कुलर के बारे में जो है नॉलेज मिल पाए, क्लैरिफिकेशंस मिल पाए जो हमें सीबीडीटी ने दिए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियोस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर हमसे पूछ सकते हैं। वी विल try our best to reply to your queries. Thank you. Thanks a lot. Bye.